हेलो स्टूडेंट। हम बाहरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे रजार क्लास के दो माध्यम से, जिसमें हमने पहला लेसन पढ़ा था भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और मैंने जैसे बताया था आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मैं चैप्टर कंप्लीट होते ही जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज मैं उन बुक के पीछे वाले क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाऊंगा इस चैप्टर के। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में वो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब अपनाया गया। पहला ऑप्शन है 1 मई 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा को कब आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें देखा कि 26 नवंबर 1949 को इसको क्या भारतीय जनता द्वारा क्या अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मकृत करते हैं। तो इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में मतलब कितने अनुच्छेद ये पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है 150 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 360 अनुच्छेद और ऑप्शन डी है 147 अनुच्छेद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद। और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो मूल हैं और गणना की दृष्टि से 465 के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि उसमें जैसे 9 एक, जैसे 19 एक, 19 क, 19 ख, ऐसे करके ये 465 तक पहुंच गए। और सिंपल देखा जाए तो ये 395 है। और आपसे पूछा गया कितने अनुच्छेद हैं तो आप 395 ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन आपका है, पहला इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं, दूसरा है फ्रांस के संविधान से, तीसरा है आयरलैंड के संविधान से, चौथा है अमेरिका के संविधान। तो इसका जो उत्तर है नीति निर्देशक तत्व को क्या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों को जो मौलिक अधिकार हैं वह हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हमसे पूछा गया है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, तो इसका उत्तर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है जो 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 362 और चौथा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 366। तो यहाँ पर राज्यों की बात की जाए, आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है भारतीय संविधान में। तो एक होता है बाहरी आपातकाल या आक्रमण, या और दूसरा होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, और तीसरा होता है वित्तीय संकट के। तो यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक संकट की बात की गई तो राज्य में संवैधानिक संकट आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। एक बार संशोधन हुआ है वो है 42वें में संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो उसमें कौन से शब्द जोड़े गए हैं। पहला है आपका गणराज्य, दूसरा है आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को, तीसरा है आपका लोकतंत्र को, चौथा है आपका बंधुता को। उसमें शब्द जोड़े गए थे आपको ऑप्शन बी है, मतलब समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या आशय है, मतलब वाक्य का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ निकलता है। तो पहला ऑप्शन है संविधान सभा के सदस्य से, दूसरा है प्रारूप समिति के सदस्य से, तीसरा स्वतंत्रता सेनानी से, चौथा है संविधान सभा को स्वीकार करने वाले नागरिकों से। तो जो इसका उत्तर है वह है संविधान सभा को स्वीकार करने वाले नागरिकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है। प्रस्तावना में जो न्याय दिए हैं उनका स्वरूप कैसा है। सामाजिक है,
आर्थिक है या राजनीतिक है या उपयुक्त सभी है। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। जो प्रस्तावना मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा था 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी है। अब आपके आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान लिखित अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का अलिखित है तो भारत का लिखित है। तो भारतीय लिखित संविधान में समय लगता है, लिख के बैठ के बनाते हैं। तो भारतीय संविधान में कितना समय लगा, तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान में वर्तमान समय पर 12 अनुसूचियाँ हैं। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बाद में जुड़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो इसका उत्तर है संविधान में अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं। वो है 101वां था जीएसटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, क्यों। संविधान की प्रेरणा और प्राण इसलिए है प्रस्तावना क्योंकि प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान की आधारशिला है। प्रस्तावना पर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। जिस पर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है, इसके अभाव में संविधान का कोई महत्व नहीं है। संविधान के मौलिक उद्देश्यों को भी इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द याद रखना, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है, तो वह है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। ये पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति थी। आंतरिक अशांति शब्द था, किंतु 42 से संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह रख दिया, क्योंकि आंतरिक अशांति के रूप में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या आपातकाल लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वह प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42 से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आपके हैं लघुरात्मक प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो भारत के जो मैंने 20-22 विशेषताएं बताई हैं उनमें से कोई भी 5 बता सकते हो आप, जो आपको इजी लगे। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संविधान, जो यहाँ पर तो मैंने 5 विशेषताएं नाम लिखा है सॉरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखा। आप इसमें इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हो। संपूर्ण प्रभुत्व संविधान हेडिंग डाल के, जो संपूर्ण प्रभुत्व संविधान का अर्थ है कि जो भारत है वह आंशिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्योंकि ये लघुरात्मक क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, इसमें भी लिख सकते हो कि भारतीय जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अन्य देशों की तुलना में इसमें अनुच्छेद 395 है। अन्य जैसे अमेरिका की तुलना देखें तो अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। ऐसे करके आप इनको पॉइंट को लिख सकते हो। तीसरा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य जो हैं आपके रूस से लिए गए हैं। इनके अनुच्छेद भी बता सकते हो जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं। चौथा है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार दिया गया है। 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, अपना मत देने का अधिकार है। पहले 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। पहले ये
21 वर्ष थी। फिर है 5वां है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता है। भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं है, सिर्फ केंद्र की नागरिकता है। ये आप ऐसे 5 विशेषताएं कोई भी आप जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हो, उनको डिफाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, संविधान में वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मैंने जैसे बताया था, समान रूप से मत देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका, संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद लिखिए। मतलब कितने उपबंध हैं? तो इसका उत्तर है, पहला जो है, 3 प्रकार के जो आपातकाल लगे थे। पहला अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में। दूसरा अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। तीसरा है अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय है, यहाँ पर 21 ने वित्तीय यह अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल जो संपूर्ण देश में या देश के किसी हिस्से में लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, क्यों है? नंबर 1, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दोनों सदनों के जो नॉर्मल बहुमत होता है, जो दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जैसे राज्यों का पुनर्गठन की बात आती है। दूसरा है, संविधान के कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा है आपका, संविधान के कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। मतलब कुछ संशोधन बहुत सरल हैं और कुछ बहुत कठिन है, इसीलिए क्या कहा गया है, यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक गणराज्य से अभिप्राय है कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, जो ये संविधान है जो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है तथा जनता से स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियुक्त और आत्मप्रीत किया। जनता ने स्वयं इसको अपनाया है, अब खुद बनाया है। जनता शासन सत्ता की अंतिम स्रोत है, जो जनता है वो के पास अंतिम शक्ति है, जनता ही संप्रभु है। भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जो भारत में जो सत्ता है, जो संप्रभुता है, वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के पास है, मतलब सरकार वो चलाते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब गणराज्य से क्या तात्पर्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ गणराज्य भी आ सकता है आपके। गणराज्य से अभिप्राय है कि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष या सर्वोच्च शक्ति, मतलब या राष्ट्रपति भी बोल सकते हो, का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है, ना कि वंशानुगत होता है। गणराज्य का अर्थ यह है कि जो सर्वोच्च शक्ति है, जो राष्ट्रपति है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से तो मतलब सीधी जनता वोट देती है, वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष रूप का होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि द्वारा उनका चुनाव वो अप्रत्यक्ष होता है, तो वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द की संक्षिप्त में व्याख्या करनी है, छोटा रूप बताना है। प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में। इसका अभिप्राय है कि राज्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता दूर करने का प्रयास करेगा, इसलिए वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा।
जो राज्य है, उनका जो कर्तव्य है, नीति तत्व में भी बात की गई है, और कुछ मूल अधिकारों में भी बात की है कि जो देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं करेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाएगा, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और वो भी अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और अपने जीवन को यापन कर सके। इसके लिए क्या राज्य का ये कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? पंथ निरपेक्ष राज्य से यह अभिप्राय है कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि जैसे भारत है, भारत में हिंदू धर्म को मान्यता है और को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नेपाल में था, नेपाल हिंदू देश था, ऐसे यहाँ पर क्या ये पंथ निरपेक्ष देश है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं तथा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया, किसी के साथ भी नहीं, वह तटस्थ है। वो उसको क्या सभी धर्म को साथ में लेकर चलता है, सभी धर्म को समान संरक्षण प्रदान करता है, यही पंथ निरपेक्ष है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें प्रस्तावना को लेके, एक जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रस्तावना को लिखे, इसमें है प्रस्तावना को लिखो। उसमें मैंने उस क्वेश्चन को मैंने इसमें इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मैं इस प्रस्तावना को आप वीडियो में पूरी लिख चुका हूँ, वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें पूरी प्रस्तावना लिखी है और सेम टू सेम प्रस्तावना को लिखो आया है यहाँ पर, तो पूरी सेम प्रस्तावना लिखनी है। ये आपके इसके पहले चैप्टर के पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 निबंधात्मक क्वेश्चन है। निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन तो यही है कि प्रस्तावना का सार लिखे। प्रस्तावना का सार लिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरी प्रस्तावना लिखनी है, और उसके बाद में जो प्रस्तावना का सार मैंने वीडियो में बनाया है वो 3 प्रकार के सार निकलते हैं, जो उद्देश्यात्मक, घोषणात्मक, विवरणात्मक, वो पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या मैं अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसके बनाऊंगा। और इसमें से जो थोड़े बहुत तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे नहीं आए हैं, तो उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो देखें, पिछली वीडियो भी देखें, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। और फिर अपने वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन करें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में, और पीछे वाले ये क्वेश्चन इनको तो पढ़ ही लें। और आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, क्या मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मोटिवेट होता रहूँगा। तो मैं आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, अब मौलिक अधिकार, नीति निष्ठा और मूल कर दिया, उस पर अब मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बनाऊंगा। मैं इसमें चैप्टर वाइज चलूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि कोरोना में स्कूल कब खोलेगी पता नहीं है, और पेपर तो होंगे ही, 12वीं बोर्ड क्लास है, पेपर तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर बार प्रमोट कर दिए जाएंगे। छोटे नॉन बोर्ड क्लास तो है नहीं कि प्रमोट हो जाओगे। आपको बोर्ड है तो आपको क्या ये तो पढ़ना ही पड़ेगा।